हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेट क्राफ्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक किया था प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसमें हमने जाना था कि बहुलवादियों का ये विचार है कि राज्य जो होता है वो सर्वशक्तिमान या असीमित नहीं होता है। इनका मानना यह है कि राज्य जो है वो अन्य संस्थाओं की तरह एक संस्था होती है जो व्यक्ति के विकास के लिए समान रूप से योगदान देती है और व्यक्ति जो है इन सभी संस्थाओं के प्रति वफादार होता है। यहाँ पे बहुल्यवादी विचारकों का मानना यह है कि राज्य भी जो है वो अनेक संस्थाओं की तरह एक संस्था है, इसलिए प्रभुसत्ता पर केवल राज्य का एकाधिकार नहीं हो सकता। आई होप कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है ये क्लियर हो गया होगा। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सॉवरेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के संदर्भ में जो हमारी प्रभुसत्ता है वो क्या है, कैसे कार्य करती है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। सॉवरेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। India became a sovereign democratic republic on 26 January 1950 when the Constitution of India came into effect, replacing the Government of India Act 1935. This marked the fully realization of India's sovereignty with the constitutional elected government and a head of state chosen by the people. Sovereignty signifies the nation's supreme authority and independence both internally and externally. It's a foundational principle ensured right at the beginning of the preamble to the Constitution, declaring India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद होता है, उस समय तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो आज़ादी के बाद भारत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके अनुसार अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक्ट था, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से भारत में शासन व्यवस्था जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा चलाई जाएगी। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 में भी हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। तो आज़ादी के बाद हमारा जो देश है वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है चल रहा था, नियम कायदे कानून जो है वो चल रहे थे। लेकिन फिर 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान जो है उसे लागू करवाया जाता है और उसके बाद भारत जो है वो एक सोवरन कंट्री बनता है, जहाँ पर सरकार जो है वो आम चुनाव द्वारा चुनी जाती है और जो राज्य का मुखिया है वो भी लोगों द्वारा चुना जाता है। और अब भारत जो है वो अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियाँ बनाने के लिए स्वतंत्र था। अब वो किसी अन्य राज्य के नियंत्रण में नहीं था। अब भारत जो है अपनी विदेश नीति खुद बना सकता था। भारत अब अपने आंतरिक मामलों के लिए कोई भी पॉलिसी बनानी थी वो खुद तय कर सकता था। अपने देश के लिए अब भारत जो है वो खुद निर्णय ले सकता था। तो 1950 में जब 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, इसके बाद भारत जो है वो एक सोवरन नेशन बनता है। और भारत का जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें भी ये देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया जो है वो एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी, कि भारत के संदर्भ में प्रभुसत्ता के क्या पहलू हैं। फर्स्ट है इंटरनल सॉवरेनिटी, आंतरिक प्रभुसत्ता। इंडिया एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी, पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। नो इंटरनल ग्रुप और अथॉरिटी कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन और द स्टेट्स लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1950 में जब संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी को,
उसके बाद भारत जो है वो अपने आंतरिक प्रभुसत्ता के लिए स्वतंत्र था। अब भारत जो है वो अपने आंतरिक मुद्दों के लिए खुद निर्णय ले सकता था, अपनी सीमा को निर्धारित कर सकता था, नियंत्रित कर सकता था, अपने देश में रहने वाले लोगों को, संस्थाओं को, उनके लिए नियम कायदे कानून बना सकता था। और अब कोई बाहरी या कोई आंतरिक समुदाय या समूह जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब भारत जो है वो स्वतंत्र था अपने देश के आंतरिक मामलों के लिए नीतियां बनाने के लिए। अगला पहलू है हमारा एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, बाहरी प्रभुसत्ता। इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इट conducts its foreign policy independently and is not subject to any other nation or international body। यहाँ पे कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में शासन व्यवस्था थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार चल रही थी, जहाँ पर हमारी जो विदेश नीति थी वो भी ब्रिटिश द्वारा बनाई गई इस कानून के अंतर्गत कार्य कर रही थी। लेकिन अब भारत 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है, भारत बाहरी रूप से प्रभुसत्ता संपन्न बन गया है। अब भारत जो है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां जो हैं या हमारी जो विदेश नीति है उसको स्वतंत्र रूप से स्वयं अपनी इच्छा अनुसार बना सकता है, निर्णय ले सकता है। अब भारत जो है वो किसी अन्य राष्ट्र को या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जवाबदेही के लिए बाध्य नहीं है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोवेरेनिटी को देखें तो इसका अगला एस्पेक्ट जो है वो है पॉपुलर सोवेरेनिटी, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। द फेस वी द पीपल ऑफ इंडिया in the preamble reflects that ultimate power rests with the people. The government drives its legitimacy from the citizens through democratic elections. यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पाई जाती है वो अगर हम भारत के संविधान के प्रस्ताव को जब पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत इन शब्दों से होती है कि हम भारत के लोग, जो ये दर्शाता है कि भारत में अंतिम शक्ति जो है वो लोगों द्वारा है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार चुनी जाती है वो लोग चुनाव द्वारा खुद वोट देकर चुनते हैं। और इससे ये पता लगता है कि भारत में जो शक्ति का अंतिम स्रोत है वो लोग स्वयं है, वहाँ के नागरिक जो हैं वो स्वयं जो हैं अंतिम स्रोत हैं शक्ति के। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोवेरेनिटी, संवैधानिक प्रभुसत्ता। While Parliament has a wide legislative powers, it is bounded by the Constitution, which is the supreme law of the land. Even laws passed by Parliament can be struck down by the judiciary if they violate constitutional provisions. यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में संवैधानिक प्रभुसत्ता पाई जाती है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो लोगों के लिए कानून बनाने का काम भी करती है, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। यहाँ पर संविधान जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ होता है। कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ है तो हमारी न्यायपालिका जो है उस कानून को रद्द कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा संविधान है वही सुप्रीम लॉ माना जाता है। पार्लियामेंट के पास शक्तियाँ ज़रूर है पर वो संविधान से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा जुडिशियल सेफगार्ड्स। The Supreme Court and High Court act as guardians of sovereignty by ensuring that all laws and executive actions conform to the Constitution। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भारत है यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो एक तरीके से हमारी प्रभुसत्ता को बचाने का काम या उसकी रखवाली करने का काम करता है। ये निश्चित करते हैं कि कानूनी व्यवस्था जो है वो देश में लागू हो। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर लिया जा रहा है, कोई भी एग्जीक्यूटिव काम जो है वो किया जा रहा है वो हमारे कानून के अनुसार होनी चाहिए। जो भी हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं, हमारी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो है उसी के अनुसार कार्य करनी चाहिए। ये सुनिश्चित करती है हमारी न्यायपालिका।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस, कि इंडिया जो है वो किस तरीके से अपनी प्रभुसत्ता को इस्तेमाल कर रहा है दुनिया में। फर्स्ट है, इंडिया कैन फ्रेम इट्स ओन लॉज, मैनेज इट्स इकोनॉमी एंड डिफेंस इट्स बॉर्डर्स विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। भारत जो है अब वो खुद कानून बना सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को खुद देख सकता है, खुद उसके लिए विदेश नीति बना सकता है। भारत जो है अब वो खुद अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नीति और कानून जो है वो बना सकता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। कोई भी अन्य राष्ट्र या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो भारत के आंतरिक और बाहरी नीतियों में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, सिटीजन्स हैव द राइट एंड ड्यूटी, आर्टिकल 51A, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कह रहे कि अब भारत के जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार हैं, उनके कुछ कर्तव्य हैं, और आर्टिकल 51A जो है ये हमारी प्रभुसत्ता को सुरक्षित करने का और इसे उपयोग करने का उचित अवसर जो है वो भारत को देता है, ताकि भारत में एकता और इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा सोवेनिटी इन इंडिया इज नॉट जस्ट अ लीगल कॉन्सेप्ट, इट्स अ लिविंग प्रिंसिपल दैट एम्पावर्स द पीपल, गाइड्स गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटीग्रिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी प्रभुसत्ता है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये केवल एक कानूनी विषय नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है जो भारत के लोगों को एक शक्ति देता है, हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको एक रास्ता देता है, एक गाइडेंस देता है, और जो हमारे राष्ट्रीय अखंडता है उसको बचाने का काम करता है, उसको सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड करता है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो सॉवरेनिटी जो है वो एक केवल विषय ना होकर एक प्रिंसिपल है। आज की क्लास में हमने जाना कि किस तरीके से भारत के संदर्भ में प्रभुसत्ता जो है वो एक विषय ना होकर एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। ये सिद्धांत जो है वो भारत को आंतरिक और बाहरी रूप से एक शक्ति देता है, जिसके आधार पर भारत जो है वो आंतरिक और बाहरी नीतियां जो है वह स्वयं बना सकता है, और उसके ऊपर किसी भी अन्य राष्ट्र का या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस तरीके से भारत के संदर्भ में प्रभुसत्ता जो है वो कार्य करती है। आई होप कि आज की क्लास में जो हमने टॉपिक किया है वो क्लियर हो गया होगा। आज हमारी सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट जो हमने हमारी फर्स्ट क्लास से किया है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।